आज की इस वीडियो में आपका जो चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का और साइंस का भी, उसको हम कवर करेंगे और ये क्विक रिवीजन होगी आपकी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला ही टॉपिक है ना, फिज़िकल चेंजेस कि व्हाट आर फिज़िकल चेंजेस। अच्छा, फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं? आप सभी को पता है कि फिज़िकल चेंजेस शेप, साइज़, कलर, स्टेट, जब ये चेंज होती है तब होते हैं। क्या चेंज होता है? साइज़ चेंज होता है ना, स्टेट चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है ना, और कलर, साइज़, स्टेट, शेप, ये सारे चेंजेस होते हैं। अच्छा, साइज़ का क्या मैटर है? पहले समझो साइज़ कैसे चेंज हो जाता है। आपके पास एक पेपर था है ना, जो कि इस तरह का था, आपने उसको और काट दिया, वो छोटा बन गया, साइज़ चेंज हो गई। स्टेट, आपके पास स्टेट, आपके पास आइस है ना, यू हैव आइस, आपके पास पानी है, वाटर है, और आपके पास वाटर वेपर्स है ना। अब आपको पता है कि इनका जो कंपोजिशन है, जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है, वो क्या है? H2O, 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 तीनों की यही है। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या है? H2O, ठीक है, H2O और H2O। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन तो फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उनमें सेम रहती हैं, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम है, लेकिन ये सॉलिड है, ये लिक्विड में है, और ये गैसियस फॉर्म में है, तो स्टेट चेंज होगी। कलर, आपके पास मान लो एक पेपर था, आपने उस पेपर को क्या कर दिया? कलर कर दिया है ना, तो कलर चेंज हो गया। शेप चेंज कर दो, पेपर को छोटा कर दो, थोड़ा सा सर्कल शेप में ले आओ, तो शेप चेंज होगी। तो ये सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। इन फिजिकल चेंजेस में जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होती है ना, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन वो भी सेम रहती है। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जैसे मैंने आपको बताया कि पानी की 3 डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या थी? H2O, वो चेंज नहीं हुई, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम रहती है, ठीक है। और ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता है ना, ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता है, जबकि केमिकल चेंजेस में वो बदल लेते हैं। फिर हम समझते हैं कि यहाँ पे होता क्या है कि ये एक तरह से टेम्पररी चेंजेस होते हैं, इनको रिवर्स किया जा सकता है। इनमें से कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इनको रिवर्स भी कर सकते हो। दूसरी बात कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई भी नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। ये तो छोटा सा टॉपिक था फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस पढ़ते हैं, वो थोड़े इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा बड़ा है इनसे। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस पढ़ते हैं। केमिकल चेंजेस में क्या होता है? उसका उल्टा, कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी बदल जाती है, नए सब्सटेंस भी बन जाते हैं। ये एक टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट चेंज हो जाता है, इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है। ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को भी लूज़ करता है। अब समझना है इसको कैसे, है ना, तो एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कैंडल की बर्निंग, अब देखो, कैंडल की बर्निंग और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इनमें भी फ़र्क होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये आपकी फ़िज़िकल चेंज की कैटेगरी के अंदर आता है, ये आपकी केमिकल चेंज की कैटेगरी के अंदर आता है। अब समझना है कि कैसे। जब कैंडल बर्न करती है, देखो ना बेटा, जब कैंडल बर्न करती है तो वो कार्बन की बनी होती है। कैंडल के जो पार्टिकल्स होते हैं, अंदर वैक्स वगैरह होती है, वो कार्बन की ही होती है। कैंडल की विक लगी होती है कैंडल के ऊपर, है ना, कैंडल के ऊपर ऐसे विक लगी होती है। तो जब वो बर्न करती है, वो येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करती है। अब वो येलो कलर की फ्लेम तो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन साथ में साथ स्मोक भी प्रोड्यूस कर रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस कर रही है। तो कार्बन था पहले, है ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करी, उसने पानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करी, साथ में स्मोक भी जो है वो प्रोड्यूस करी, लाइट भी उसने प्रोड्यूस करी, लाइट एनर्जी। तो कितने नए सब्सटेंसेस बन गए ना, तो ये केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आप देखोगे, आप कैंडल की वैक्स आपने नोटिस की होगी कि जब
ठीक है। तो एक ठीक है, तो ये कैंडल की वैक्स है, इसको बर्न करो। आप देखते हो कभी कभी जब आप बर्न करते हो तो कैंडल की वैक्स ना मेल्ट हो गया ऐसे नीचे गिर जाती है, फिर कुछ टाइम के बाद 3-4 सेकंड के बाद फिर वो सॉलिड हो जाती है। ये भी सॉलिड थी, ये भी सॉलिड। कुछ टाइम के लिए स्टेट चेंज हुई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ, कार्बन की थी तो कार्बन की ही बनी रही। तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ। फिर हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल कि आपके पास एप्पल होता है ना, आपके पास एप्पल होता है, वैसे वो रेड कलर का होता है तो रेड कलर का ही बनाते हैं। आपके पास एप्पल होता है ना, उसके ऊपर ऐसे लीफ भी बना देते हैं। सो आपके पास एक एप्पल है ना, आप एप्पल को छील दो तो आपको एप्पल का एक्सपोज्ड पार्ट दिखेगा। तो एप्पल को जब आपने छीला, पूरा छील दिया, तो आपको इस तरह से एप्पल का एक्सपोज्ड पार्ट दिखता है। ठीक है, एक्सपोज्ड पार्ट जो वाइट आपको येलोइश वाइट कलर का पार्ट दिखता है, वो मतलब आपने एप्पल को छील के रख दिया। आप कुछ 4-5 सेकंड के लिए रखो, आप देखोगे कि वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो जाता है ना, ऐसे ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि इसके अंदर ना कुछ एंजाइम्स होते हैं, है ना, एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मेलानिन नाम का सब्सटेंस बनाते हैं। ये मेलानिन ना ब्राउन कलर देता है। ये केमिकल चेंज है। कैसे? एंजाइम था, ऑक्सीजन थी, एक नया सब्सटेंस बन गया मेलानिन, नया सब्सटेंस बन गया। इसको रिवर्स करना भी इम्पॉसिबल हुआ है ना, और ये परमानेंट चेंज भी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हुआ और नया सब्सटेंस भी बना, तो ये एक फिजिकल केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसी को हम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इस प्रोसेस को। तो ये एक केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। फिर हम देखते हैं कि डाइजेशन इज ऑल्सो केमिकल चेंज। डाइजेशन में क्या है कि मान लो, सपोज करो कि आपने प्रोटीन कंज्यूम किया है ना, प्रोटीन कंज्यूम किया है, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी के अंदर तो वो अमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाता है। तो ये नया सब्सटेंस बन गया, बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये एक केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? फिर देखो बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न करना। पेपर के अंदर कार्बन होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, CO2 बन जाएगा, है ना, स्मोक बन जाएगी, ये सब चीज़ें बन जाएंगी। तो नए सब्सटेंस बन गए, है ना, नए सब्सटेंस बन गए। प्रॉपर्टीज़ का एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये समझना। फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि ये तो मैंने एग्जाम्पल्स दिए अभी, मैं फिर आपको अच्छे से बताती हूँ किस तरह से प्रॉपर्टीज़ भी उनकी चेंज होती है। ठीक है, तो कर्ड का फॉर्मेशन समझो। कर्ड का फॉर्मेशन समझना बहुत इजी है। आपको पता है प्री कर्सर मिल्क जो थोड़ा सा वार्म हो, ल्यूक वार्म, है ना, उसको बोलते हैं। आपके पास ये मिल्क था, आप क्या करते हो, दही लेते हो, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा कर्ड होता है, उसके अंदर आप मिल्क ऐड कर देते हो। मिल्क में एक शुगर होती है जिसका नाम होता है लैक्टोज शुगर, है ना। दही के अंदर लैक्टोबैसिलस होते हैं, बैक्टीरिया। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज के ऊपर अटैक करते हैं और उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। ये जो लैक्टिक एसिड होता है, ये दही के अंदर, कर्ड के अंदर 2 तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। वो 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, वे प्रोटीन, कासीन प्रोटीन। ये इसको डिनेचर करके टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसके कारण आपको सेमी लिक्विड का कर्ड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ? तो देखो पहले लैक्टिक एसिड था, लैक्टोज थे ना, लैक्टोज था, है ना, वो चेंज हो गया लैक्टिक एसिड में। अब आप कहोगे कि इनका फॉर्मूला कैसे चेंज हुआ, इनका स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ? तो देखो अब मैं बताती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका केमिकल स्ट्रक्चर। वो याद नहीं करना, याद बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए कि हाँ केमिकल फार्मूला कंपोजिशन चेंज होती है। पहले मैं आपको लैक्टोज का बताती हूँ, याद नहीं करना, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। यहाँ पे लैक्टिक एसिड का, तो लैक्टिक एसिड का पहले बता देती हूँ, इस तरह से वो होता है।
कुछ इस तरह से। लैक्टोज का आप देखोगे इसके साथ ऐसे ही कुछ सेम फिर अटैच होता है। ये देखो इसका केमिकल स्ट्रक्चर इसका कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो ये एक केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़। जैसे आपके पास पानी था, आपके पास ऑक्सीजन थी, है ना, हाइड्रोजन था, पानी बन गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब ये कलरलेस होते हैं दोनों ही, ये दोनों ही ओडरलेस भी होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये हाईली फ्लेमेबल होती है, हाईली फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये सपोर्ट करता है किसको, कंबशन को। जब ये जो पानी बनता है ये तो आग को बुझा देता है। तो देखो ना इसकी प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा डिफरेंट होगी। ऑल्दो ये भी कलरलेस है, ये भी ओडरलेस है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अब ये देखो ये कलरलेस है, ओडरलेस है, ये भी कलरलेस ओडरलेस। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है ये इसकी स्मेल पंजेंट होती है, ये ब्राउन कलर का होता है। ये एक इनर्ट गैस है, ये कंबस्शन को सपोर्ट करती है और ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस है। तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। फिर हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शंस भी हमें पता होनी चाहिए। बहुत इजी है। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, है ना, उसको हम केमिकल, दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं एंटायरली, तो वो हमारी होती है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी। कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि ये गैस बनाते हैं कैसे। जैसे देखो जिंक बना, रिएक्ट करा H2SO4 के साथ, तो जब ये रिएक्ट करा जिंक SO4 बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। यहाँ पे गैस की फॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई है। तो ये गैस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चेंज इन कलर, कलर को कैसे चेंज करते हैं, तो देखो कलर के लिए देखो AgCl सिल्वर क्लोराइड था, है ना, तो वो Ag+Cl2 क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड में चेंज हो गया। ये इसका जो कलर होता है ये वाइट होता है, इसका कलर ग्रे हो गया। यहाँ पे कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यस हुआ। तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट तो मैंने आपको बता दिया कि स्टेट में कैसे चेंज होता, नहीं वो मैंने फिजिकल चेंज में बताया था कि स्टेट डिफरेंट होती है। जैसे आप देखोगे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी के वेपर्स बने। ये तो सॉलिड था लेकिन यहाँ पे तो पानी के वेपर्स बन गए और ये तो गैस बन गई, है ना। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, यस, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के कॉन्सेप्ट आ गया आपका। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, दो तरह से टेम्परेचर चेंज होता है। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट ली जाती है तब रिएक्शन परफॉर्म होती है। इसमें हीट बाहर फेंक दी जाती है, निकाल दी जाती है। जैसे मेरे पास CaCO3 था, मैंने उसको हीट दी तब जाके वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, और उसने फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। तो इसने तो हीट ली पहले, है ना। आप देखते हो कि आपकी रेस्पिरेशन की C6H12O6, है ना,
जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी भी बनाता है, साथ में हीट मतलब एनर्जी भी निकालता है। तो एनर्जी जो है आपकी हीट की फॉर्म में भी निकल सकती है, लाइट की फॉर्म में भी निकल सकती है ना। तो यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही, तो यस, ठीक है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको करवा रही थी। फिर हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन, पीपीटी। पीपीटी क्या होती है, इसको ऐसे डोनेट करते हैं और एरो ऐसे नीचे को भी डोनेट कर देते हैं कि पीपीटी जो होती है वो सॉलिड होती है, एरो नीचे डोनेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास लेड नाइट्रेट था, उसको मैंने रिएक्ट करवाया पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो जब ये रिएक्ट करा तो पोटेशियम आयोडाइड बना, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बना। अब भाई ये देखना ध्यान से कि एक तो ये कलर चेंजिंग वाली भी हो जाएगी कि ये होता है कलरलेस। और ये दोनों है एक्वस सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे ये बन जाता है सॉलिड, ये तो होता है एक्वस। कलर कैसे चेंज हुआ, ये दोनों कलरलेस थे, ये भी कलरलेस होता है, ठीक है। ये भी आपका कलरलेस ही बना था। द थिंग इज़ कि ये येलो कलर का बन गया बाद में, तो कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यस हुआ। तो चेंज इन कलर इवॉल्व होता है, ठीक है जी। देखेंगे केमिकल इक्वेशंस को लिखने का ढंग। जैसे पहले हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कितना टाइम लग गया ना इस इक्वेशन को लिखने के लिए मेरे को। यही मेरे पास अगर कोई सिंपल सा मेथड हो कि मैं इसको नंबर से डोनेट कर दूँ मैग्नीशियम, इसको मैं ऑक्सीजन लिख दूँ, इसको मैं MgO लिख दूँ, कितनी जल्दी क्विकली हो गया ना। तो बस यही है कि ये आपने वर्ड इक्वेशन थी आपकी, ये आपकी दूसरी एक होती है वर्ड इक्वेशन जिसमें क्या वर्ड्स में लिखते हो, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से ये इजी मेथड नहीं, ऐसे सिंबल्स के साथ लिखना, सिंबल के साथ रिएक्शन को लिखना, ये ज़्यादा इजी है। अब ठीक है, एक ढंग होता है केमिकल रिएक्शन को लिखने का कि जब आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो तो आप देखते हो कि आपको केमिकल रिएक्शन में ये आपका जो रिएक्शन के पहले का प्रोडक्ट होता है, रिएक्शन के पहले क्या जो सब्सटेंस होता है, जो कोई भी केमिकल होता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करता है, रिएक्टेंट, ये होते हैं रिएक्टेंट। जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और हमेशा याद रखना कि एरो ऐसे ही डालना है। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बना है वो MgO बना है। अगर आप ऐसे एरो डाल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्ट करा और प्रोडक्ट ये है। अगर एरो आप ऐसे डाल रहे हो तो ऐसे नहीं डालना है। अब हम समझेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का मतलब है क्या है कि नंबर ऑफ एटम सेम रहना। अब नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे मेरे को मैग्नीशियम दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे ऑक्सीजन। मैग्नीशियम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक ही है, ये डिफरेंट है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 नंबर में है, यहाँ पे 1। हमारी केमिकल इक्वेशन सभी में नंबर एटम्स सेम होते हैं, तो हम इनको बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं देखो ज़रा, हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब ये जो है इस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं, ये डोनेट करेंगे, मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ये ऑक्सीजन भी 2 हो गए, है ना। तो फिर मैग्नीशियम तो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 2 लगा दो। अब देखो मैग्नीशियम यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ये जब हम इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना, 2 तरीके की होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरी आपकी होती है कोफिशिएंट मेथड। ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड की ट्रायल करते जाओ बार बार, कभी ना कहीं तो सही हो जाएगा आपका। अब जैसे एक और इक्वेशन बैलेंस कराते हैं हिट एंड ट्रायल से, कोफिशिएंट मेथड से भी मैं आपको समझाऊंगी, बिकॉज अगर आप उससे सीख लेते हो तो फिर आपको बैलेंस इक्वेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है,
ये सोडियम एक ही है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी 4, जिंक एक। ये तो ऑलरेडी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक, तो ये पहले से ही आपकी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है, तो इसको तो कुछ करना है। फिर हम लेते हैं आयरन और उसको पानी के साथ रिएक्ट करवा के मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं इसके प्रोडक्ट। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो एक ही है, तो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, है ना, मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन, अब 4 2 ज़ा 8, ये तो 8 हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे भी 4 लगा दूँ तो यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे हाइड्रोजन। आयरन 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर मैं 3 लगा दूँगी तो ये 3 बन गए, ठीक है। फिर हम इसी इक्वेशन को आप कोफिशिएंट मेथड से कर सकते हो, वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है कि कोफिशिएंट मेथड से आप कैसे करते हो। तो इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हो। नाउ इट्स टर्न टू लर्न द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, कि केमिकल इक्वेशंस की टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन इक्वेशंस, जिसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। जैसे क्या होता है कि 1 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ये रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है जी, यस। तो एग्जांपल देनी है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। जिंक हो गया, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, जिंक ऑक्साइड बना लिया, है ना। पानी था, ऑक्सीजन था, वो रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन बना ली, इस तरह से। अच्छा, एक और सी यहाँ पे हम इक्वेशन एग्जांपल लेते हैं क्विक क्लाइम की, कि वो जब पानी के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ में हीट बनाती है, तो हीट निकली, यहाँ पे आप एक्सोथर्मिक में भी ये एग्जांपल लिख सकते हो। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जब ये फर्दर इसको ऑक्सीजन आप देखते हो, फर्दर इसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फर्दर जो है रिएक्ट करवाते हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है प्लस पानी बन जाता है। ये हम वाइट वॉशनिंग के लिए यूज़ करते हैं। वाइट वॉशनिंग जब आप करते हो दीवारों पे, तो कुछ दिनों के बाद आपको शाइनिंग देखने को मिलती है उनके ऊपर, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन उसमें यूज़ होती है। फिर आप देखते हो, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कि जैसे आपने मीथेन लिया, उसको आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ही यहाँ पे हीट पानी बना, हीट निकल रही है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये आप एक्सोथर्मिक में लिख सकते हो। मैं अभी माइंड में तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये होगी आपकी कम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिसमें कि आप लाइट या सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर है ना कुछ भी देते हो, जिसमें कि एक सब्सटेंस होता है, उसको आप हीट करते हो, कभी कभी आप लाइट देते हो उसको, है ना, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उसको मैंने हीट किया, मेरे पास आयरन सल्फेट था, उसको मैंने हीट किया, ठीक है, ये मेरे पास थी, और मेरे पास PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट था, उसको मैंने हीट किया। ये तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। ये जो है ये आयरन मिलेगा आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आयरन ऑक्साइड मिलेगा, आयरन ऑक्साइड मिला। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लेड नाइट्रेट बना है, ये लेड ऑक्साइड में टूटता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में, और ऑक्सीजन। इसका कलर पहले इनिशियली वाइट होता है, फिर ये येलो कलर आ जाता है यहाँ पे, है ना, कौन सा कलर आ जाता है, येलो कलर आ जाता है, और ये ब्राउन फ्यूम्स देता है, ये कलर है। ऐसी इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। आपकी जैसे आपके पास सिल्वर क्लोराइड था जो इनिशियली वाइट कलर का था, आपने सनलाइट में उसको रखा तो वो सिल्वर प्लस क्लोराइड देगा, ये आपका ग्रे कलर का हो जाता है ना। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड था, ब्रोमाइड, वो उसको अपने सनलाइट में रखा तो वो सिल्वर ब्रोमाइड, ये ब्राउन कलर का होता है,
ये ग्रे कलर का और ये सिल्वर और वाइट येलो कलर का होता है। ये जो रिएक्शन है ना, ये आपकी वाइट ब्लैक फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है। ठीक है जी। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखी हूँ, उसको ध्यान से समझना। जैसे आयरन है, आपके पास जिंक है, आपके पास लेड है। इसको मैंने कॉपर सल्फेट के साथ, इसको मैंने कॉपर सल्फेट के साथ, इसको मैंने कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, है ना। अब देखो, ये ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये ज़्यादा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा और इसकी जगह आ जाएगा, कॉपर बाहर रह जाएगा। ये ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये जिंक इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और खुद जिंक सल्फेट बना के कॉपर बाहर। इसी तरह से लेड क्लोराइड बना के कॉपर बाहर। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देता है। फिर होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो जाए। डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे मेरे पास बेरियम क्लोराइड है, उसकी मैंने सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई। ये वाला जाके इसको डिस्प्लेस करके बेरियम सल्फेट बना लेगा, साथ में ये NaCl बना लेंगे। तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी तरह से मेरे पास अभी मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई थी, है ना, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट की है। इसमें क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके इसके साथ आ रहा है, ये वाला इसके साथ आ रहा है, इस तरह से। एक और एग्जांपल होती है, इसको आप एक और तरह से भी समझ सकते हो कि जैसे ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये यहाँ पे आप देखते हो तो ये जो है पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये इसके साथ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो ये सिल्वर क्लोराइड बनाता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो ये सोडियम नाइट्रेट। इस तरह से भी आप देख सकते हो। ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। और ये जो तीनों रिएक्शंस करवाई हैं, ये PPT रिएक्शंस में, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में आ सकती हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट लास्ट है आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन है, ये कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन गैस है, तो कॉपर प्लस पानी बन जाएगा। और इसी तरह से जिंक ऑक्साइड है और कॉपर है, तो जिंक प्लस कॉपर बन गया कार्बन। अब इसको कैसे समझना है, ये क्या मतलब है इसका। देखो, इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, इसके पास अब ऑक्सीजन आ गई, तो यहाँ पे ये जो कॉपर है ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसके पास ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे इसके पास कॉपर चले गया, है ना, ऑक्सीजन चले गई, तो ये तो रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन अब आ चुकी है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड के पास अब ऑक्सीजन नहीं है, तो ये रिड्यूस हो गया, इसके पास ऑक्सीजन आ गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरह से आपके पास अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ते हो, ये भी आपके बुक की एग्जाम्पल है। बड़ी क्लासेस में जाके आप पढ़ते हो कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, या आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना या गेन होना, या गेन होना हाइड्रोजन का, और यहाँ पे भी लॉस। तो इनके बीच में फ़र्क क्या होता है। अभी के लिए आपको जो स्टे ऑक्सीडेशन आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी बस आप इतना माइंड में अपने रख लो कि इनका मतलब क्या है। ये टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट से हैं, तो कुछ आपको समझ में आएंगे, फिर कुछ आपको नहीं। तो फिर मैं नहीं बता रही आपको, बस ये आपका चैप्टर था इसमें, और 2 टॉपिक बच्चे हैं, डेंसिटी और कोहेरेशन क्या, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर हम पढ़ लेते हैं कि कोहेरेशन क्या होता है। मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे आपके एयर में वाटर वेपर्स हैं, पानी है, सल्फ़र और हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, ये सारे आपके मेटल के सरफेस पे रिएक्ट करते हैं, उसको हार्म करते हैं। जैसे जब आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ है ना,
पानी के साथ आता है तो Fe2O3.XH2 ये आपका रस्ट बना देता है। इसी तरह से अगर आप सिल्वर की एग्जांपल करते हो, सिल्वर जो है वो सल्फाइड एयर में आता है तो वो सिल्वर सल्फाइड बना के, है ना, सिल्वर सल्फाइड बनाता है और साथ में वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये जो होती है ब्लैक कलर की होती है, जो कि सिल्वर को नुकसान करती है। इसी तरह से जब कॉपर है पानी के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में, तो CuCO3.CuOH2 ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, ये उसकी जो शाइनिंग होती है उसको डल कर देता है। इसको आप पेंट करके या फिर गैल्वेनाइजेशन से आप दूर कर सकते हो इनको। फिर हम देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। रेंसिडिटी में क्या होता है कि जब कोई भी फैट या ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस, है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फूड ख़राब हो जाता है ना, गंदी स्मेल आने लगती है, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं और ऐसे फूड को हम रेंसिड फूड बोलते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लो फूड को। एंटीऑक्सीडेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BHT, BHA, आप इनको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप रिफ्रिजरेटर कर सकते हो उसको, है ना, उसमें आप रख सकते हो। आप नाइट्रोजन जो है इनर्ट गैस होती है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, तो चिप्स वगैरह में वो रख सकते हो सो दैट कि वो रिएक्ट ना करें। तो ये सारे मेथड होते हैं जिससे कि आप रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हो। और ये चैप्टर मैंने पहले ही आपको बताया कि ये आपके बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन पेपर एग्जाम्स के आगे देखने के लिए है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ये एक क्विक रिवीजन थी इस चैप्टर की। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको फटाफट करवाया है क्योंकि आपके टॉपिक्स पहले से रिवाइज होने चाहिए, है ना, और ये सिर्फ आपको माइंड में लाने के लिए था कि आपको ये रिएक्शंस आती होनी चाहिए। ठीक है, बस, थैंक यू।